तो दोस्तों, एक बार फिर गेसु संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं पुनीत भटनागर और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही खास मेहमान आकांक्षा बिछोटे। आकांक्षा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। आज मैं अपने सभी श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ और बहुत हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ कि हम लगातार कुछ महिला नेत्रियों को, गेसु की जो अचीवर्स हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। और उनमें से एक, मेरे ख्याल से सबसे छोटी उम्र की हमारी अचीवर हैं आज आकांक्षा। छोटी उम्र, लेकिन इनके पंख बड़े हैं और इनका अचीवमेंट बड़ा है। और जैसे जैसे हम उनसे बात करेंगे, आपको पता चलेगा कि आकांक्षा क्या करती है और कितना कुछ करती है। तो आकांक्षा, आपकी इजाजत हो तो हम बात शुरू करें। बिल्कुल सर। ओके। तो आकांक्षा, आज जब मैं देख रहा था कि गेसु के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उन पर लगातार आपके कुछ मित्र, आपके कुछ सीनियर्स, आपके कुछ जूनियर्स, आपके बैच वाले दोस्त, वो सब आपके बारे में कुछ कुछ बता रहे थे। आपने उनके वीडियो संदेश देखे हैं क्या? जी सर, मैंने शाम को ही देखे। आपने देखे बहुत हैं? अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा? क्योंकि आगे बढ़कर वो लोग आए और उन्होंने कहा कि हम आकांक्षा के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। और मैं उन लोगों के नाम भी लेना चाहूँगा। दिग्विजय सिंह, दिनेश दाहिमा, विनोद पोरवाल, उन तीनों ने आगे बढ़कर आपके बारे में जो कुछ कहा, वो सुनकर मुझे लगा कि आपने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उनसे न सिर्फ आपके जूनियर बल्कि आपके सीनियर भी प्रेरणा ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे जो गेसु के करंट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप प्रेरणा की स्रोत हैं। और आप किस तरह से गेसु की दुनिया में अपना योगदान दे सकती हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। पर सबसे पहले आपके बारे में तो आकांक्षा, में बताइए, आप आपकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? सर, शुरुआत हम एकेडमिक से कर सकते हैं। शुरुआत एकेडमिक से कर सकते हैं। ओके। सर, 6-7 क्लास तक सभी फील्ड्स में एवरेज परफॉर्मेंस था, लेकिन 8th क्लास में जो एंटी बोर्ड की बोर्ड एग्जाम होती है, इसमें डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट में मेरा सेकंड रैंक था। तो अच्छा, तब शायद पेरेंट्स को रियलाइज हुआ कि मैं एकेडमिक्स में बेहतर कर सकती हूँ। ये कौन सा और स्कूल था आकांक्षा, और ये कौन से शहर में? कालिदास मॉन्टेस ये उज्जैन शहर में कालिदास मॉन्टेसरी स्कूल, माधव नगर की बात कर ग्रेट, रहे हैं। ग्रेट। तो आज माधव नगर स्कूल के सब साथी बहुत खुश होंगे कि एक साथ दो माधव नगर के विद्यार्थी आज इस स्क्रीन पर हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं खुद भी कालिदास मॉन्टेसरी की माधव नगर ब्रांच से मैंने 8th क्लास पास की है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज तुमसे बात कर रहा हूँ। तो तुमने मेरिट में 8th क्लास की मेरिट में दूसरा स्थान हासिल किया, कमेंडेबल। और फिर शायद तभी पेरेंट्स को लगा कि मुझे एकेडमिक्स में आगे बढ़ना चाहिए, तो दूसरे रीजन से ध्यान हटा करके ज़्यादा ध्यान अब स्टडीज़ पे होने लगा था। और फिर लगातार 9th 10th 11th 12th में अच्छा परफॉर्मेंस रहा। ओके, पेरेंट्स ने ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पे देना शुरू कर दिया और ओके। अच्छे पेरेंट्स ने या आपने? सर, पेरेंट्स ने बताया कि तुम इसमें अच्छी हो, तुम्हें ये ज़्यादा करना चाहिए। तो भाई, मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि 7वीं तक एवरेज थी, लेकिन अचानक कुछ हुआ 8वीं क्लास में। मे भी बोर्ड का एग्जाम सामने देखा तो मन में उत्साह जाग गया होगा। सर, वो आगे बड़ा पढ़ अजीब समय था। 8th क्लास में इतना समझता नहीं था, लेकिन अचानक से प्रिंसिपल का फ़ोन आना है कि आपके फ़ोटोज़ लेकर के स्कूल आ जाइए और ओके। कल न्यूज़पेपर में देना है। आज ये बात बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उस समय ऐसा बहुत क्या बात है, मेस्मराइजिंग और अमेजिंग लगता था। क्या बात है। हाँ, 8वीं क्लास के बच्चे के लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी, बिल्कुल। तो कालिदास मॉन्टेसरी स्कूल में 8वीं तक पढ़ी। उसके बाद कौन से स्कूल में गई आप? सर, ये उज्जैन पब्लिक स्कूल, मैंने उज्जैन वहाँ पब्लिक। पे अपने 10th 11th 12th क्लासेस वहीं से कंप्लीट करी। और कौन से और सब्जेक्ट बाकी थे? सर, साइंस, मैथ साइंस
मैथ्स और साइंस था। ओके, अभी आकांक्षा के साथ संपर्क थोड़ा अटका हुआ है। वह अपनी एकेडमी से, पुलिस एकेडमी भोपाल में है, और वहाँ से हमसे बात कर रही है। और जो वहाँ का जो वाईफाई सिस्टम है वो शायद हमारे लिए इतना मजबूत अभी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। पर हम लगातार बने रहेंगे और देखते हैं कि वो कितनी जल्दी हमारे साथ फिर से जुड़ पाती है। तब तक मैं आप लोगों से चर्चा करता रहूंगा। ओके, उनका मेरे पास मैसेज आया है कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई है वहाँ की। 1 मिनट आप मुझे दीजिए, मैं उनको फोन से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट। तब तक आप जो लोग आकांक्षा को जानते हैं, उनके बारे में आपको कुछ पता है, आप अपने जो विचार हैं, जो कमेंट्स हैं, वो चैट बॉक्स में लिखिए। मैं जरा उनसे बात करता हूँ। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ओके, बहुत सारे दोस्त अभी अचानक इकट्ठे हुए हैं। शुरू में मुझे कुछ कम लोग दिख रहे थे, लेकिन अब कुछ बहुत सीनियर लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग मुझे भी हाय बोल रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बार बार आप लोगों को साथ में देखकर दिल खुश हो जाता है। गेसु संवाद का यह मंच, जहां एक तरफ सब अचीवर्स को शोकेस करने का मंच है, वहीं पर हम सब लोगों के लिए दिल से दिल की बात करने का मंच भी है। कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं। मेरे पास लगातार दोस्तों के फोन आते हैं जो मुझे बताते हैं कि संवाद से जुड़कर उनको अच्छा लगा। कई लोग तो बड़े डिटेल में ये बताते हैं कि कौन से सेशन से उन्होंने क्या सीखा, और किस तरह से संवाद में सीखी हुई कोई बात उनकी जिंदगी में काम आ रही है। ये सब जो क्षण होते हैं, ये सब जो फीडबैक होते हैं, ये हम सब लोगों को प्रेरणा देते हैं लगातार काम करने के लिए। साथ ही दोस्तों, जैसे कि आज मैं जुड़ा हूँ इस संवाद में आकांक्षा के साथ, डीएसपी आकांक्षा के साथ, तो हमारे दोस्तों ने हमको बताया कि देवास में हमारी एक ऐसी एलुमनाई है जो डीएसपी है। उनका फोन मेरे पास है। 1 मिनट आप मुझे। तो दोस्तों, आज एक अलग तरह का संवाद होने जा रहा है, क्योंकि हमने कभी कभी तो देश के बहुत इंटीरियर्स में जो हमारे दोस्त बैठे हैं उनसे बात की। जैसे हमने कन्हैया कुमार से बात की, जो बिहार में किसी गांव में बैठे थे, लेकिन उनसे बात संभव हो सकी। अभी पिछले कवि सम्मेलन में कमल कर्मा अपने नेटिव प्लेस से थे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं नहीं है, लेकिन हम उनसे कनेक्ट हो सके। लेकिन आज हम आकांक्षा के साथ भोपाल से कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कुछ न कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं आ जाती है, वाईफाई कनेक्शंस की समस्या आ जाती है, और ख़ास तौर से अगर कुछ जेमर वगैरह लगे हों ऐसे सिक्योरिटी प्लेसेस में, तो और भी मुश्किल होता है। लेकिन आज
एक अलग ही दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है कि उनकी एकेडमी में लाइट चली गई। पिछले दिनों मुंबई में अचानक लाइट्स चली गई थी, इलेक्ट्रिसिटी का आउटेज हो गया था, तो हम सब लोग बड़े परेशान हो गए थे मुंबई में, क्योंकि मुंबई में अब आदत बची नहीं है लाइट्स के जाने की। अब मुझे लगता है कि आकांक्षा हमारे साथ जुड़ गई है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, चमकती हुई आकांक्षा अंधेरे में बैठी है, वहां पे लाइट्स नहीं है, वो अपने फोन से हमारे साथ जुड़ी है, और आपको उनका चेहरा अभी नहीं दिख पाएगा। पर आकांक्षा, हम आपसे बात जारी रखेंगे। दोस्तों, आप सब चैट बॉक्स में मुझे बताइए, बात जारी रखी जाए? हम लोग बात जारी रखेंगे, क्योंकि असली बात तो आकांक्षा की वो जर्नी है, वो जो अनुभव है, जो हम जानना चाहते हैं। और तो आकांक्षा, दोस्तों ने हरी झंडी दिखा दी है, और हम आपसे बात कर सकते हैं। तो चलिए, आप हमें ये बताइए, एक, मुझे लगता है आकांक्षा फिर चली गई है। ओके, आज लुका छिपी का ये खेल चलता रहेगा। और आकांक्षा, आप मुझे सुन पा रही हैं? हम बात कर सकते हैं? हेलो सर। ओके आकांक्षा, ग्रेट। तो आपको बहुत बहुत बधाई है, आप एक बार फिर हमसे जुड़ सके। तो आकांक्षा, स्कूल में 8वीं क्लास में मेरिट में दूसरा स्थान मिला, तब लगा कि शायद हमको आपको एकेडमिक्स में आगे बढ़ना चाहिए। फिर आप कालिदास मॉन्टेसरी छोड़कर उज्जैन पब्लिक स्कूल में चली गई, वहां पर अपने साइंस का सब्जेक्ट लिया ऑब्वियसली। अब मुझे बताइए कि स्कूल में आपके कुछ खास अनुभव रहा है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते यस, स्कूल 11-12 के स्कूल में बस मुझे इतना याद है कि हम लोग का शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता था। हैं? स्कूल के आवर्स के बाद हम लोग कोचिंग के लिए भागते थे। उस समय ओके, आईआईटी और एआई ट्रिपल ई का समय चल रहा था, सब लोग उसमें हाँ हाँ सिलेक्ट हाँ। होना चाहते थे। तो 11-12 में कोई भी स्कूल वाली यादें नहीं है, बस इतना पता है कि घर पहुंच के 10 मिनट में खाना खा के साइकिल उठा के कोचिंग पहुंचना है। ओके 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 ओके। तो कोचिंग ही जिंदगी थी उस वक्त, जैसा यस सर। कि जैसा कि सबके साथ होता है, जो लोग पीईटी की एग्जाम देते हैं, आईआईटी की एग्जाम देते हैं, उन सबके लिए कोचिंग ही सबसे खास चीज हो जाती है। तो मुझे ये बताओ आकांक्षा कि पीईटी की एग्जाम की तैयारी कर रही थी तुम, आईआईटी के लिए कभी कोशिश नहीं की? सर, ओवरऑल तैयारी सर उज्जैन में ही कोचिंग थी सर, उससे हम कोशिश कर रहे थे कि आईआईटी के लेवल तक हम क्रैक कर सके, लेकिन ओवरऑल तैयारी कर रहे थे। और उसमें पीईटी भी थी, 3 एग्जाम्स में पीईटी भी एक एग्जाम थी। और सर उससे उज्जैन इंजीनियरिंग ही कॉलेज मिल गया, वो भी होम टाउन में। तो पेरेंट्स को वही लगा बेहतर ऑप्शन कि घर में रहते हुए इंजीनियरिंग, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये बात सही है, घर में रहते हुए हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके पेरेंट्स के बारे में कुछ बताइए हमको, उनका क्या बैकग्राउंड है? यस सर, सर मेरे फादर एलआईसी एजेंट है और मदर ओके। हाउस मेकर है। एक छोटा भाई है सर, जो अभी आईआईटी गुवाहाटी में स्टडी कर रहा है। सर छोटा सा परिवार है, न्यूक्लियर फैमिली। ओके ओके ओके। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपकी आवाज बहुत अच्छी लग रही है, मतलब आप दिख नहीं रहे हो, तभी वी कैन फील योर प्राइड फॉर योर फैमिली, और आपकी बात पूरी तरह हम तक पहुंच रही है। तो अब आगे हमको ये बताइए कि वहां से आपने उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लिया, क्योंकि उज्जैन में ही इंजीनियरिंग मिल गया था। कौन सी ब्रांच? सर मार्क्स के हिसाब से उस समय सिविल इंजीनियरिंग मुझे मिली था, सिविल ब्रांच। और जब प्रियोरिटी डिसाइड करना था तो वो मेरे पिताजी ही डिसाइड कर रहे थे, क्योंकि उस समय इतना समझ नहीं था, सारी ब्रांचेस में डिफ्रेंशिएट कर पाना उस समय हमें आता नहीं था।
तो ओके किसी फ्रेंड से पूछ के फादर ने वो प्रेफरेंस भरी थी और प्रेफरेंस के हिसाब से फिर मुझे सिविल इंजीनियरिंग मिल गई थी। ओके। तो उनका कुछ ना कुछ सोच तो होगी सिविल लेने के पीछे, हाँ, क्योंकि जब वो पूरी बताते दुनिया। हैं कि उनके हाँ। किसी फ्रेंड ने उन्हें बताया था कि सिविल इंजीनियरिंग लेंगे तो इसमें गवर्नमेंट जॉब्स का स्कोप ज्यादा है, तो ये करवाना बेहतर है। ओके ओके। हाँ, ऐसा होता है। गवर्नमेंट जॉब के प्रति लोगों की का जो रुझान है वो तो जग जाहिर है, और स्पेशली कभी कभी माता पिता जो अपनी बेटियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनको लगता है कि एक गवर्नमेंट जॉब बेटर होगा। तो तुम आ गई सिविल डिपार्टमेंट में, जेसू में, और उसके बाद कैसा अनुभव रहा? सर G17 हमारे कॉलेज में G17 हाँ एक हाँ हाँ आपको पता होगा सर, याद है वो हाँ बड़ा हाँ। सा हॉल है सर, उसमें केमिकल और सिविल ब्रांच के फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट्स एक साथ बैठते थे। तो ओके तब तो ऐसा कुछ मेला मेला जैसा लगता था पहले ओके। फर्स्ट ईयर तो, हाँ हाँ लेकिन हाँ उस समय हमने इंटरेक्ट किया आपस में और हाँ कॉलेज में फिर अच्छा लगने लगा। और हाँ। जैसे ही धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट्स को जाना तो इंजीनियरिंग में भी इंटरेस्ट आने लगा। वेरी गुड। तो पहला साल सिविल इंजीनियरिंग में, यस तो सर। अब उधर आपके कंप्यूटर साइंस वाले लोग भी थे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग भी थे, जिनकी बड़ी मांग होती, जिन डिपार्टमेंट्स की बड़ी मांग होती, उनमें न जाते हुए तुम सिविल में गई, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ने राय दी कि सिविल में जाना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बेटर होते हैं। तो पहले साल का क्या अनुभव रहा सिविल ब्रांच? सर पहले साल में मुझे समझ में आने लगा सर सिलेबस जो था सिविल इंजीनियरिंग का, और मुझे लगता था कि सीएस और ईसी हम फर्स्ट ईयर में बेसिक्स पढ़ते हैं, तो जब मैंने उनकी बेसिक्स पढ़ी तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सही ब्रांच में हूँ और ये प्रैक्टिकल है और मेरे नेचर के बिल्कुल अनुसार है। मुझे मजा आने लगा पढ़ने में। तो सिविल में कुछ प्रैक्टिकल काम हुआ पहले दूसरे साल में? ये सर हमको साइट्स विजिट करवाने ले जाते थे टीचर्स। ओके आपको गेसू में बहुत ही बढ़िया प्रोफेसर्स और टीचर्स थे, तो हमको हर चीज प्रैक्टिकली कनेक्ट करके बताते थे, ओके तो मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग मेरी ब्रांच लगने लगी। ओके। तो कोई टीचर आपको याद है जिन्होंने आपकी जिंदगी को प्रभावित किया हो? सर खास करके मैं मारू मैडम को याद करना चाहूंगी, सविता ओके। मारू मैम। सर हाँ। चाहे पलसानिया सर हो, खान सर हो, और हम्म। सर सारे टीचर्स, खासकर उमेश भंडारकर सर। उमेश हम्म। भंडारकर सर का जो डेडिकेशन और समझाने का तरीका था मुझे आज भी याद आता है। सारे ओके। टीचर्स मुझे भटकने नहीं देते थे और मुझे रियलाइज करवाते रहते थे कि तुम सही जगह पे हो और सही डायरेक्शन में जा रही हो, बस मेहनत करती रहो। और सिविल में स्नातक सर भी रहे होंगे? यस सर। सर स्थापक सर को तो मैं भूल ही नहीं सकती, आपने अच्छा सर याद दिलाया। सर एक इंसिडेंस स्थापक सर के साथ। ओके सर जब कॉलेज में थी तो मिड सेम शायद था और सर ही क्लास में थे, तो मिड सेम की जब कॉपी मैंने उन्हें सबमिट करी तो सर ने कहा था कि तुम लिखती बड़ा अच्छा हो और राइटिंग देख के लगता है कि कुछ अच्छा कर पाओगी अपनी लाइफ में। ओके ओके। तो मुझे पता नहीं था कि वो हैंड राइटिंग विशेषज्ञ भी हैं। ये आज एक नई बात पता चल रही है, बट उनकी बात तो सही तो निकली आकांक्षा। यस सर। उनकी सर बात तो। उनकी बात से याद है, और उसके बाद फिर जब प्रोजेक्ट्स के काम हुआ करते थे सर, उसमें मुझे बुला के लिखवाया भी करते थे कि ऐसा करो ओके इनके फ्रंट पेजेस तुम लिख दो। ओके ओके। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और तो ये यादें अभी भी तुम्हारे मन में ताजा है? यस यस सर, अभी बिल्कुल अभी ताजा। भी कहना बेमानी होगा, क्योंकि कॉलेज छोड़े हुए तुमको बहुत वक्त भी नहीं बीता, अ, इतना लंबा वक्त अभी नहीं गुजरा है, तो वो सब यस मन सर। में ताजा तो होगा ही। अब मुझे ये बताओ कि जैसे मेरिट में तुम 8वीं क्लास में दूसरे नंबर पर आ गई थी, उसके बाद पीईटी भी पहले अटेम्प्ट में तुमने पास की? यस सर। सब ओके। सर फर्स्ट अटेम्प्ट ही था सर। और क्लास में तुम्हारा कैसा परफॉर्मेंस रहा कॉलेज में आने के बाद? सर चूंकि इंटरेस्ट आने लगा था सर सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में, तो मैं यहाँ भी टॉपर्स की लिस्ट में रहती थी। फर्स्ट सेकंड थर्ड की लड़ाई हम कुछ 3-4 लोग थे क्लास में, बस आपस में लड़ते रहते थे। कौन लड़ता था और तुमसे, जरा बताओ। सर मेरी एक फ्रेंड थी सर दुर्वा गुप्ता, एक लखन सिंह,
और हम तीनों रैंक के लिए लड़ते रहते थे सर। इसमें ही 4 साल हमने व्यतीत कर दिए। ओके, तो कभी तुम पहले आओगे, कभी मैं बाद में आऊंगी, कभी यस वो सर। पहले आएगा। ये टॉम एंड जेरी की लड़ाई चलती यस। रहेगी, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। यस सर। ओके ओके ओके। तो इंजीनियरिंग खत्म हो गया। यस सर। 2014 में तुमने पास आउट की? यस सर। सर 14 जुलाई में मैं पास आउट हो गई थी सर। ओके, 14 जुलाई में तुम पास आउट हो गए। तो अब जो कॉलेज है वहाँ पर बहुत सारी कंपनियां आती हैं, स्पेशली टीसीएस वगैरह तुम्हारे वक्त में आती रही होंगी। लेकिन सिविल डिपार्टमेंट में कोई कंपनी आती थी क्या कैंपस में? हेलो हेलो। यहाँ से मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँ? ओके, एक मिनट, मेरे ख्याल से आकांक्षा कुछ तरकीब लड़ा रही है और मुझे लगता है कि शायद वो हमें दिखेंगी। तो दोस्तों, आकांक्षा एक बार फिर हमारे साथ है, लेकिन मैं वादा नहीं करता हूँ कि वो पूरे वक्त हमारे साथ रहेगी, पर उनसे बात करते वक्त हमको अच्छा लगा। आकांक्षा, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। मैं एडवर्टाइजिंग की दुनिया में काम करता हूँ और कई वॉइस आर्टिस्ट के साथ काम कर चुका हूँ और आपकी आवाज़ सुनकर अच्छा लगा। वो आवाज़ किसी पुलिस वाले की नहीं है, ऐसा मैं बता सकता हूँ, लेकिन अच्छी आवाज़। तो आगे बढ़ते हैं। 2014 में मेरा ये कहना है कि बहुत सारी कंपनीज आती होंगी कॉलेज में। जहाँ तक मुझे याद है टीसीएस तो लगातार हर साल आती थी। सिविल डिपार्टमेंट में भी कैंपस के इंटरव्यू होते थे? होते थे? यस सर। कुछ कंपनीज के कैंपस हुए थे सर। ओके। कुछ एक में शुरुआत में मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया और फिर जब इंटरेस्ट लिया तो सर एक कंपनी में मेरा हुआ नहीं सर सिलेक्शन। ओके। और एक भोपाल में भी मैंने कैंपस में आई थी, मैं फ्लो डैनियल कंपनी में, उसमें भी सिलेक्शन हो नहीं पाया था। तो मुझे लग रहा था कि शायद कुछ पढ़ाई में कमी रह गई है या उस समय परफॉर्मेंस में कमी रह गई, तो तब सिलेक्शन नहीं किसी कंपनी में हो पाया। तो मैं सब दोस्तों से जो आज सुन रहे हैं, जो अभी स्टूडेंट्स हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, और वो सब स्टूडेंट्स जो बाद में ये रिकॉर्डिंग देखेंगे, मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि कभी भी ये मत समझिए कि जो लोग आज वहाँ पर बैठे हैं उनको सफलता अचानक मिल गई। तो सफलता के लिए फेल्यूर्स के दौर से गुजरना पड़ता है और आकांक्षा की कहानी ऐसे अनुभवों से भरी पड़ी। तो आकांक्षा, उन कैंपस में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर आपने क्या किया? सर उस समय बहुत कठिन था, समझ नहीं आ रहा था कि जब इतना बड़ा और जब आप ऑलवेज टॉपर थी, रैंकर थी, तो क्या तुम्हें लगे कि आपका वहाँ सिलेक्शन हुआ। और साथ में अब कॉलेज भी खत्म हो चुका था, तो अब कुछ ऑब्जेक्टिव बचा नहीं था दिन का कि अब करना क्या है। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि आपके साथी जो थे तो सीएसीसी ब्रांच में थे और सिविल ब्रांच में थे, वो सब प्लेस्ड हो चुके थे और सभी अब मुंबई पुणे जा चुके थे और अर्न करने लगे थे और आप वहीं थे। तो बहुत ही बुरा समय था और जब हम गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ देख रहे थे तो कोई एग्जाम सामने नहीं दिख रही थी जिसको टारगेट करके आप पढ़ाई शुरू कर सकते। सर फैमिली में छोटा भाई था जिसका आईआईटी गुवाहाटी में इस समय सिलेक्शन हो गया था और उसके जाने की तैयारी थी। तो जब भाई को मैंने सी ऑफ कर दिया गुवाहाटी की, उसके बाद फिर सोचा कि अब क्या करना चाहिए और इसी तलाश में मैं पहले पूरे भोपाल डिस्ट्रिक्ट में घूमती रही किसी गाइडेंस के लिए, फिर इंदौर डिस्ट्रिक्ट आई और फिर थोड़ा मुझे इंदौर में स्टेबिलिटी मिली। ओके। हाँ, तो इंदौर में थोड़ी स्टेबिलिटी मिली, समझ में आया क्या करना चाहिए। जरा खुल के बताओ, क्या क्या स्टेबिलिटी मिली?
तो जब 14 में जब लास्ट ईयर था तो मैंने गेट की एग्ज़ाम दी थी और उसमें इतने मार्क्स थे कि जीएसआईटीएस में मुझे एमटेक मैं कर सकती थी और मुझे लगा कि अब एमटेक करके मुझे जॉब मिल जाएगा। पर जब हम्म, सीनियर से मैंने बात की तो मुझे पता चला कि एमटेक कोई सोल गारंटी नहीं है कि एमटेक करके आपको जॉब मिल जाएगा। इसके साथ आपको दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना पड़ेगी, चाहे वो हम्म, आईएएस हो, आईएएस हो या एसएएस हो, आपको कुछ ना हम्म, कुछ तैयारी साथ में करना पड़ेगी। हम्म, लेकिन जब हम शेड्यूल देखते थे व्यापम का या एनटीपीएससी का तो कोई एग्जाम सामने दिख नहीं रही थी। इस खोज में मैं एक कोचिंग पहुंच गई। कोचिंग में मुझे एक टीचर ने गाइड किया कि आप ओवरऑल तैयारी कर लीजिए जीएस की और जैसे ही आपके एग्जाम आए या टेक्निकल आए तो आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना और नॉन टेक्निकल आए तो आप उन सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे देना। लेकिन आप हम्म, ओवरऑल जीएस अपना तैयार करके रख लो ताकि ओके। आप प्रीलिम्स तो क्रैक कर ही सकें। ये बात हम्म, मुझे उससे समझ आ गई और हम्म, पिताजी मेरे साथ थे और जब बात समझ में आई तो उसी दिन उन्होंने मेरा हॉस्टल में वहाँ एडमिशन करवा दिया और मैंने ओके। पढ़ाई शुरू कर दी वहाँ पे। तो ये क्या एमटेक की पढ़ाई है? सर एमटेक करने निकले थे घर से लेकिन अच्छा, एमटेक तो लेकिन कहीं छूट ही गया ओके, और ओके, मुझे लगने लगा कि एमटेक में अपना ध्यान भटकाने के बजाय मुझे जो मैं एग्जाम की तैयारी तो कर रही हूँ मैं पहले वो कर लेती हूँ और तो एमटेक आपने तो मैं कभी भी कर सकती हूँ। तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो जॉब अपने पास होना चाहिए, ये भाव यस मन सर। में भर गया क्योंकि अपने यस, साथी तो सब फ्रेश साथ हो ही गए, जा चुके थे सर। साथी जा चुके थे। तो ओके, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी सर। ओके। तो कौन सा जॉब मिला तुमको? सर 4-5 महीने जब मैंने तैयारी की ही थी तब हम्म, रेवेन्यू इंस्पेक्टर की एक पोस्ट आई थी, रेवेन्यू हम्म, इंस्पेक्टर प्लस सब इंजीनियर्स। और हम्म, खास बात उसमें ये थी कि पहली बार सिविल इंजीनियर्स मांगे थे इस पोस्ट के लिए हम्म, क्योंकि सिविल इंजीनियर्स टीएसएम मशीन और टेक्निकल इक्विपमेंट्स चलाने में वर्स्ट होते हैं तो हम्म, शायद इसलिए प्रशासन ने वो पोस्ट निकाली होगी और वो मैंने एग्जाम दी। उसका रिजल्ट खैर 1 साल बाद आया हम्म, और इस बीच में मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम लगातार दी, चाहे बैंक के एग्ज़ाम्स हो, एलआईसी के एग्ज़ाम हो, हम्म, महिला बाल विकास की पोस्ट के एग्ज़ाम हो। और एक एग्ज़ाम का मैं ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगी। हम्म, सर एक सुपरवाइज़र पोस्ट होती है महिला बाल विकास में, हम्म, पर्यवेक्षक की। ऐसी हम्म, क्रोनोलॉजी होती है महिला बाल विकास में कि सबसे नीचे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइज़र, हम्म, सीडीपीओ एंड देन असिस्टेंट डायरेक्टर। तो हम्म, उस एग्ज़ाम की तैयारी मैं 4-5 रेवेन्यू इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम देने के बाद उसी एग्ज़ाम की तैयारी में मैं लग गई थी। मैंने हम्म, 4-5 महीने उस एग्ज़ाम की बहुत लग के तैयारी करी और हम्म, एग्ज़ाम का सेंटर उज्जैन आया था। इंदौर से मैं उज्जैन एग्ज़ाम देने गई, पापा मेरे हम्म, साथ थे और हम्म, जब हम गेट पे पहुँचे तो इन्विजिलेटर ने कहा कि आपको अलाउ नहीं करेंगे अंदर आना क्योंकि आपके एडमिट कार्ड पे गज़ेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर नहीं है। ओके। पहली बार में तो मुझे सुन के समझ नहीं आया कि क्या कह रहे हैं, कौन ऑफिसर। फिर हम्म, पापा से कंसल्ट किया तो बताया उन्होंने कि ये कोई प्रोफेसर या सरकारी अधिकारी होते हैं और दिस हम्म, इज टू अर्ली इन द मॉर्निंग 7 AM हो रहा है और कोई भी आपको ऑफिसर इस समय तो नहीं मिलेगा। हम्म, और वो जो गेट पे इन्विजिलेटर खड़े थे उन्होंने अलाउ नहीं करा और मैं वो एग्ज़ाम नहीं दे पाई। वो अच्छा। दिन बहुत ही डिस्ट्रेसिंग था, बहुत ही बुरा था। उस समय मेरी नानी मेरे घर पे थी जो मुझे सँभाल रही थी और मुझे कह रही थी कि बेटा सब कुछ अच्छे के लिए होता है, तुम वेट करो, धैर्य रखो, लेकिन मैं समझने को तैयार नहीं थी। ओके। और वो समय का 1 साल का समय हम्म, बहुत ही मुश्किल समय था। ओके, तो वो एग्जाम तो तुम दे ही नहीं पाई। हाँ सर। और दूसरी तरफ रेवेन्यू इंस्पेक्टर में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया? सर अभी नहीं हुआ था सर। फिर जब ये साल अंत होने वाला था तब रेवेन्यू इंस्पेक्टर का रिजल्ट आया और मेरा सिलेक्शन हो गया। मध्य प्रदेश में मेरी 6th मेरिट थी और फिर थोड़ा जान में जान आई कि चलो एक चीज़ हाथ में अब आ गई है। एक जॉब अपने पास भी है, एक जॉब अपने जी पास सर। भी है। क्या दोस्त लोग कभी साथ में मिलेंगे, किसी ए, होटल में जाएंगे तो हम भी साथ में कुछ रख सकते हैं टेबल पर। बिल्कुल सर। अपनी तो चॉइस का कुछ कर पाएँगे और अच्छा लग रहा था उस समय। ओके, तो पर अब जैसा तुम भी जानती हो कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पोस्ट से तुम मेरे ख्याल से खुश तो नहीं हो। सर जिस दिन सिलेक्शन हुआ था और जब तक जॉइन नहीं किया था तब तो सोचा कि अब पढ़ाई खत्म करते हैं, हो गया अब। हो गया, ओके, हाँ, ओके, तब मैंने सोच लिया था कि अब बहुत पढ़ लिया। लेकिन फिर जब मेरी पोस्टिंग श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में जो भिंड डिस्ट्रिक्ट के पास में राजस्थान से नियर बाय वहाँ हुई मेरी पोस्टिंग और मैंने हम्म, काम करना शुरू करा तब मुझे रियलाइज़ होने लगा कि काम बहुत अच्छा है, जॉब बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इससे कुछ ज़्यादा कर सकती हूँ। ये सोचकर
मुझे ऐसा लगा कि मुझे तैयारी अपनी कंटिन्यू रखना चाहिए। और श्योपुर से जब मेरा देवास ट्रांसफ़र हो गया तो मैंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी और ओके। एग्ज़ाम्स अब मुझे दिखने लगे थे, तो मैंने फिर से पीएससी की तो तैयारी शुरू मुझे कर दी। तो मुझे ये समझ में आ रहा था अच्छा कि मुझे कॉलेज छोड़ने के बाद जो पूरा दौर था वो तुम एग्ज़ाम की तैयारी ही कर रही थी एक तरह से। यस सर। एक एग्ज़ाम, दूसरी एग्ज़ाम, तीसरी एग्ज़ाम, अंदर मन में वो एक जज़्बा था कि एग्ज़ाम्स क्रैक करना है, आगे बढ़ना है। तो पहला पड़ाव रेलवे इंस्पेक्टर का मिल गया तो वो ले लिया, कुछ न कुछ अपने हाथ में होना चाहिए। पर मन में यस सर। ये भाव जागा कि नहीं इससे बेटर तो मैं कर सकती हूँ। यस तो सर। सर मुझे सर मेरे पेरेंट्स सर मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे, कहते थे, वो मानते थे कि नेवर सेटल फॉर लेस, वो जानते थे कि तुम इससे बेहतर कर सकती हो और हुँ, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है, इस बात में मैं विश्वास रखती थी, इसलिए प्रयासरत रहती थी हमेशा। तो फिर रेवेन्यू इंस्पेक्टर के बाद क्या हुआ? कौन-सा जॉब तुमको मिला? सर फिर रेवेन्यू इंस्पेक्टर के बाद मेरा पीएससी में सिलेक्शन हुआ ओके, और सबसे पहले सर 2014 का पीएससी दिया था। मैंने उसमें प्री मेंस क्लियर किया लेकिन इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया। तो ओके। पीएससी मेरा 14 का क्लियर नहीं हुआ, तब शायद मेरे कुछ दोस्तों ने बोला कि जॉब के साथ पढ़ाई संभव नहीं है और ये आपके एफर्ट्स हमेशा ऐसे ही फालतू जाएँगे, तो आप रहने दो। ओके। मतलब मुझे लगता था कि मैं कर सकती हूँ, तो मैंने कंटिन्यू रखा। फिर 15 की मैंने एग्ज़ाम दी और उसके बाद मैंने रेवेन्यू इंस्पेक्टर रहते हुए मेरा दूसरा रिज़ल्ट आया असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट, तो जिसे मुझे हम एक मैनेजर इंडस्ट्रीज़ भी कहते हैं। अच्छा, तो मुझे एक चीज़ बताओ, तो लोग कहते हैं कि जॉब करते-करते तुम ये एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे, तो तुम तैयारी कैसे करती थी? जॉब तो कठिन होता है। सर वो टेक्नीक मैंने बहुत अच्छे से सीख ली थी सर, जॉब के साथ तैयारी करने की। मैंने अपना हुँ, टाइम टेबल मैनेज कर लिया था। 6 बजे से पहले 6 या 7 बजे से पहले आना संभव नहीं होता था। उसके हुँ, बाद 1 घंटा रेस्ट करके, खाना खा के रेस्ट करके, उसके बाद रात को 2-3 बजे तक का समय अपनी पढ़ाई को देती थी। तब शांति भी होती थी और बेहतर रहता था ठंडक में और फिर उसके बाद 6 घंटे की नींद लेकर के सुबह 9 बजे से फिर अपना शेड्यूल स्टार्ट करती थी। तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज की वो जो आदतें यस सर, थी, लेट नाइट स्टडीज़ की जो मेरी वही आदत थी वही और चीज़ मेहनत करने की वो आदत काम आई मतलब। थी। यस सर। ओके। तो मैनेजर इंडस्ट्रीज़ बन गई थी। यस सर। तो वहाँ पर क्या अनुभव रहा? सर मैनेजर इंडस्ट्रीज़ बहुत ही अच्छा जॉब था। डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ के प्लांट्स खुलना थे या एक्सटेंड होने थे, नई यूनिट खुलना थी, वो हुँ, सभी इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट से होते ही जाता था। और जिन लोगों से मुझे डील करना था, वो जनरली बहुत ही अच्छी थी। इंटेलेक्चुअल लोग को इंडस्ट्रियलिस्ट पीपल से मेरा हुँ, इंटरेक्शन होता था। तो हुँ, मेरी टेक्निकल मेरी क्वालिटीज़ और मेरा सभी कुछ जो मैंने अर्न किया था, मेरा मुझे लगता था कि वो यूज़ कर पा रही हूँ हुँ, और अच्छे लोगों से मेरा इंटरेक्शन था। लेकिन 6 महीने काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जिस पर्पज़ के लिए मैंने पीएससी की तैयारी करी थी, अभी फुलफ़िल नहीं हुआ है। मैं उन लोगों हुँ, के लिए काम ही नहीं कर पा रही हूँ, जिनके बारे में मैं तैयारी करते वक़्त सोचती थी। तो हुँ, फिर सर मैंने दोबारा एग्ज़ाम दे ही रखी थी और इसी बीच में मेरा एक और रिज़ल्ट आया हुँ। असिस्टेंट डायरेक्टर महिला एवं बाल विकास जिसमें तो मुझे जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी का पद मिला था। तो ये जब मैंने जिला लेवल का पद था, ओके। हाँ, ये जिला लेवल का पद था। इसकी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा थी और जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे लग रहा था कि इस इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिज़न में ये पद मुझे ज़्यादा एक्सपोज़र देगा और काम करने का मुझे बहुत सारे इसमें बहाने मिलेंगे और तरीके मिलेंगे। मैं हुँ, ज़्यादा सीख पाऊँगी ये सोच कर के मैंने महिला बाल विकास जॉइन कर लिया। ओके। तो ये जो पद तुमने जॉइन कर लिया, ये पद तुम्हारी पुरानी उस परीक्षा से भी जुड़ा हुआ था, यस जो सर। तुम दे नहीं पाई थी? यस सर, बिल्कुल आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा है सर। हाँ, इसका जब दूसरा रिज़ल्ट आया सर, तो खुशी इस बात की थी कि एक बहुत अच्छा पद मुझे मिल गया है। हुँ, लेकिन और उससे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि मुझे वो पद मिला है, उस विभाग में मैं अधिकारी बनी हूँ, जिसके लिए मुझे एग्ज़ाम देने नहीं मिला था। मतलब मैं ओके, सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम देने नहीं मिला था, उसी विभाग में मैं अब अधिकारी बन के सिलेक्ट हुई हूँ। और हुँ, मेरी नानी माँ की वो बात कि समय के साथ सब ठीक हो जाता है और ईश्वर ने आपके लिए सब अच्छा सोच रखा है, वो मुझे सही होती दिखाई दे रही थी और मैं बहुत खुश थी इस रिज़ल्ट को देख कर के। तो कहने का मतलब है कि जो एग्ज़ाम तुम दे ना सकी और अच्छा हुआ ना तुमने नहीं दिया वरना शायद तुम वहाँ पर खुश हो जाती।
सर ये भी हो सकता है कि मैं उसमें इतना एंगेज हो जाती कि आगे पढ़ नहीं पाती। हाँ, तो पर अब उसी डिपार्टमेंट में ये तो बिल्कुल फ़िल्मी कहानियों जैसा हो गया कि वो यस आपको सर, छोटा पद मिला नहीं, लेकिन फिर आप बाद में जाकर बॉस के बॉस बन गए। यस सर। तो कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस आकांक्षा। और जैसा कि इस हमारी आज के सेशन का हमारा जो टाइटल है, पहचानो अपनी आकांक्षा, उसके 2 मीनिंग है। एक तो गेसु वाले लोगों अपनी आकांक्षा को पहचानो, जो पहली महिला डीएसपी पुलिस अधिकारी हैं गेसु से। जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद पहली है, तो इसके अलावा अगर कोई और हो तो उनसे मिलकर बात करके बहुत खुशी होगी। और दूसरी बात, कहीं न कहीं आकांक्षा की कहानी में ये भी छुपा हुआ है कि वो अपने आप को खोज रही थी, उसकी अपनी आकांक्षाओं को ढूँढ रही थी कि वो बनना क्या चाहती है। और हर बार पता चल रहा था कि जो चुना है उससे तो कुछ बेहतर और किया जा सकता है, उससे बेहतर तो पोटेंशियल मुझ में है ना आकांक्षा? बिल्कुल सही सर। तो वहाँ पर तुमने क्या किया? वहाँ पर तो अच्छा काम करने को मिला होगा, जो तुम कहीं न कहीं पीएससी जो तुमने दी थी और अ, कुछ अच्छा काम समाज के लिए तुम करना चाहती थी, उसके मौके इस पद में तो ज़रूर मिले होंगे। यस सर, सर 2 साल का जो मेरा कार्यकाल था जिला महिला क्षेत्रीय अधिकारी का, हुँ, सर मैंने उसको बहुत एन्जॉय करा और मुझे लगता है कि मैंने अपने जॉब के साथ जस्टिस करा। हुँ, जिले में अगर कोई भी महिला ऐसे किसी भी तरह की ग्रीवियंस है, वो डेस्टिट्यूट है, डिप्राइव्ड है या उसके साथ किसी तरह का वायलेंस हुआ है, उसे मेडिकल हेल्प चाहिए, किसी भी तरह की मदद यदि किसी महिला को चाहिए होती थी, तो हुँ, डीएम सर, सीओ जिला पंचायत या चाहे कमिश्नर साहब हो नगर निगम, वो मुझे ही कॉल करते थे। और मेरा हुँ, काम होता था कि सही जगह पर उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको रिहैबिलिटेट करूँ। हुँ, और सर बच्चों की तरफ देखें तो चाहे चाइल्ड बेगर हो या चाइल्ड मैरिज हो, हुँ, किसी भी तरह चाहे ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुँ, जो कई जिलों में आसपास के जिलों में थी, मतलब उसको कंट्रोल करना, जुवेनाइल जो बच्चे होते थे, जो छोटी उम्र में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ जो क्राइम हो जाया करता था उनके द्वारा, उनको किस तरह से रिहेबिलिटेट करना है, बच्चों को अडॉप्ट करवाना है, अनाथ बच्चों के लिए कोई गृह में उनको शिफ्ट करवाना है, ये सभी काम मेरे पर्व्यू के अंदर थे। और ये सब काम करके मुझे बहुत खुशी मिलती थी। एट द एंड मुझे ऐसा लगता था कि मैं सही जगह आ गई हूँ और मुझे उसके बाद रिकॉग्निशन भी मिलता था और मुझे इनर पीस भी मिलता था। तो ये कौन से जिले की बात कर रहे हो? सर मैं देवास जिले की बात बता रही हूँ आपको। अच्छा, ये जॉब भी तुम्हारा देवास जिले में था। यस, कुछ वैकेंसीज वहाँ पे अवेलेबल थी तो तो देवास से तुम्हारा नाता गहरा है, इसका मतलब सर तुमने कह जो सकते हैं माँ तुलजा भवानी का विशेष आशीर्वाद है सर। ओके, ओके, ओके। तो जब इतना अच्छा जॉब था, दिल को खुशी मिल रही थी, तो फिर ये वर्दी आपने कैसे पहनी? सर ये इसके लिए सवाल ये सवाल सबके मन में आ रहा होगा कि जब इतना खुश थी तुम अपने जॉब से। सर एक अब पहले के कंपैरिजन में जब ये जॉब कर रही थी महिला बाल विकास के लिए, तो अब समय निकालना पढ़ाई के लिए और मुश्किल हो गया था। तो हुँ, मुझे लगने लगा था कि अब मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। पर हुँ, जैसे ही 2018 के पीएससी का नोटिफिकेशन आया, तो हुँ। पेरेंट्स और मेरा ऑफिस का स्टाफ मुझे एनकरेज करने लगा कि अच्छा, मैडम आप देखे तो देखिए। सर अच्छा। स्टाफ मेरा बहुत अच्छा था, डिस्ट्रिक्ट यूनियन एम्पावरमेंट ऑफिसर का, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ मेरे पूरे स्टाफ को कि मेरे हर बुरे समय में मेरे साथ खड़ा रहा है, हुँ, मुश्किल समय में मेरे साथ था। तो स्टाफ और मेरे पेरेंट्स कहते थे कि आपको रुकना नहीं चाहिए, एग्ज़ाम देने में क्या है? तो हुँ, ये बात मुझे ठीक लगी और हुँ। फिर जैसे ही पीएससी का ऐसा वो साइक्लोन होता है कि एक बार आप उसमें चले जाओ तो फिर आपका बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। तो तो पीएससी तुम्हारे लिए मतलब लाल कपड़ा हो गया, वो देखते से ही तुम्हारे अंदर एक यस सर, जैसे ही नोटिफ़िकेशन आता है तो अपने आप लगता है कि अरे एग्ज़ाम तो दे देते हैं। दे देते हैं। ओके, ओके। तो सर और प्री का तुमने एग्ज़ाम दिया और वो और कैसे क्लियर हो दिया? गया। क्योंकि देखो ये पद जो था ये बड़ा था और इसकी तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बड़ी थी। तैयारी की कैसी? मैं ये जानना चाहता सर देखिए ऑफ़िस के टेबल पे एक साइड मेरी फाइल्स होती थी और हूँ। दूसरे साइड मेरी किताबें होती थी। मेरा ओके, सुबह से शेड्यूल डिसाइडेड होता था कि आज मुझे कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना है ऑफ़िस में।
लंच आवर्स में या लेजर टाइम में अगर मुझे टाइम मिलता था तो मैं हम्म, उसको पढ़ लिया करती थी। मीटिंग्स के बीच में टाइम रहता था तो मैं पढ़ अच्छा। लिया करती थी। और सर शॉर्ट नोट्स की मेरी छोटी किताबें या छोटे नोट्स मेरे पास होते थे कि मुझे आज क्या चीज़ें लर्न करनी। तो ओके। जहाँ भी मुझे लेजर टाइम मिलता था तो मैं उसे खोल करके रीड कर लिया करती थी। अब वो स्टेज पहुँच चुकी थी कि मुझे पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे एक थॉरो रिविज़न की ज़रूरत हुआ करती थी। तो वो हम्म, रिवीजन का टाइम मैं इस तरह से मैनेज करती थी। लेकिन हम्म, अभी तक मैंने जो एग्ज़ाम्स के लिए जितना टाइम दिया था, ये एग्ज़ाम के लिए मैंने सबसे कम टाइम दिया तैयारी के लिए। ओके। हाँ, क्योंकि शायद तुम्हारी वो तैयारी हो भी चुकी थी, पर मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहूँगा और हमारे जितने भी सब ये श्रोता सुन रहे हैं, कहीं न कहीं वो समझ सकते हैं कि किस तरह एक ज़िम्मेदार पद पर रहते हुए आपकी फाइलें आप निपटा रहे हैं, ग्रीवियंसेस आ रहे हैं, उनको देख रहे हैं। और ये एक ऐसा पद था जिसमें तुम कलेक्टर्स के साथ डायरेक्ट काम करती होंगी। यस सर। मेरा ख्याल सर है फर्स्ट मेरे ख्याल है जो उज्जैन कलेक्टर हैं, उनके साथ भी तुमने काम किया यस होगा। सर। सर आशीष सिंह सर जो अभी वर्तमान में उज्जैन कलेक्टर हैं सर। सर उनके साथ मैंने जब मेरी नई पोस्टिंग हुई थी तब वही कलेक्टर थे और उन्होंने ही मुझे काम करने के तरीके और टैक्टिक्स सिखाए थे हुँ, और हुँ, उनको देखकर मैं इंस्पायर होती थी। कई बार हुँ, ऐसा इंसिडेंट रहा है कि रात के 2 बजे हमको चाइल्ड मैरिज को हुँ, रुकवाने के लिए जाना पड़ा। तो सर इतने कंसर्न थे कि जब मेरी टीम के साथ मैं वहाँ पे चाइल्ड मैरिज को रुकवाने के लिए गई और रुकवा के आई, तब सर हुँ, 2 बजे तक जाग कर के मुझसे मैसेज पे पूछ रहे थे कि तुम क्या घर सेफली पहुँच गई हो? मतलब वो जो टास्क देते थे अपने ऑफिसर्स का बहुत ध्यान रखते थे हुँ, हुँ, और हुँ। सर मेरे आज भी इंस्पिरेशन हैं। क्या इसके बात बाद मैंने श्रीकांत पांडे सर के साथ काम किया है। हुँ। और बहुत कुछ सीखा दोनों कलेक्टर तो से। आज आकांक्षा ये जो हमारा सेशन हो रहा है, ये उज्जैन वाले ग्रुप है, जिसके 1.5 लाख मेंबर हैं, वहाँ पर भी लाइव हो रहा है। तो मुझे पक्का भरोसा है कि तुम्हारी बात उन तक पहुँच जाएगी। सर कोई तो देख रहा होगा जो उनको बता देगा या हो सकता है वो भी देख रहे हो, तो कुछ आश्चर्य नहीं। और पर इतनी मेहनत जॉब करते करना और इतनी बड़ी तो ये परीक्षा तुम पास हो गई ये कहना ना होगा, क्योंकि हम आज आपको अपने सामने पुलिस एकेडमी में देख रहे हैं। तो सिलेक्शन हुआ कैसे पता चला और क्या हुआ उसके बाद? सर सिलेक्शन के समय मैं अपने घर पे थी। एग्ज़ाम इंदौर से सारे एग्ज़ाम्स देके मैं उज्जैन आ चुकी थी और हम्म, जब रिज़ल्ट आया था तब एग्ज़ाम देके जैसे भूल गई थी, मैं वापस अपने काम में लग गई थी और अच्छा। अचानक जब रात को लौटे तब रात में पता चला कि सिलेक्शन हो गया है। नंबर्स पहले आते हैं ना और उसके बाद पोस्ट आती है। तो हाँ हाँ। नंबर्स जब आए तो सब कयास लगा रहे थे कि नहीं डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी या दूसरी कोई पोस्ट मिलेगी। लेकिन हम्म, एक को लेकर पता चला कि डीएसपी की पोस्ट मिली है। तो सर ओके। पूरा परिवार और सभी लोग फ्रेंड्स बहुत सभी बहुत खुश थे। ओके। तो अब ये मुझे बताओ कि तो तुमको पता चला कि डीएसपी की पोस्ट मुझे मिल रही है और ऑब्वियसली ये एक बहुत सम्माननीय पद है और बहुत जिम्मेदारी का पद है। और ऐसा भी माना जाता है कि ये पद थोड़ा कठोर लोगों के लिए है। पुलिस महकमा तुम्हारी जैसी सॉफ्ट स्पोकन लड़कियों के लिए नहीं माना जाता। तो जब ये पता चला डीएसपी का पद मिला है तो घर में कैसा रिएक्शन हुआ? सर सिर्फ मैं चिंतित थी और मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे और हम्म, उनका कहना था कि तुम कर लोगी। हम्म, सिर्फ मुझे थोड़ी चिंता थी। बस उन्हें ये तो लगता था कि समय के साथ ये ढल जाएगी और कर लेगी, बस जैसा कि हमारी इंडियन सोसाइटी में किसी भी लड़की के साथ होता है कि हम्म, उन्हें ये लगता था कि भविष्य में इसकी शादी होनी है और ये अपने इन-लॉज़ के साथ ऐसी जॉब के रहते हुए कैसे कोप अप करेंगे। बस ये हम्म, उनकी एक चिंता का कारण था। पर उन्हें मुझ पे विश्वास था कि मैं समय के साथ मैं ढल जाऊँगी और करने लग जाऊँगी। हम्म। बस ये लेकिन चिंताओं से ज़्यादा वो थी। एक चिंता थी, वो सामाजिक कारण उनके सामने भी थे। तो तब तक शादी की कोई बात हो रही थी इस क्या? शादी की तब सर रोका मेरा हो चुका था सेरेमनी और हम्म, पेरेंट्स का कहना था कि ये अभी भी आपके पास एक बहुत रेप्यूटेड जॉब है और हम्म, आपको पहले अपने इन-लॉज़ से हम सबको बैठ के एक बार डिस्कशन कर लेना चाहिए कि आपके लिए क्या बेहतर है। तो हम्म, मैं भी थोड़ी-सी डरी हुई थी कि पता नहीं क्या डिसीज़न होगा और हम लोग क्या डिसाइड करेंगे। लेकिन बहुत ही अच्छा रहा कि मेरे इन-लॉज़ जो हैं
मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ खासकर उन्होंने हम्म, मुझे मोटिवेट करा और उन्होंने कहा कि जब भी आपको कोई दिक्कत होगी आपकी लाइफ में तो हम आपके लिए होंगे आपकी मदद करने के लिए। यदि तुम करना चाहती हो इस जॉब को तो हम बिल्कुल साथ में हैं। क्या बात, क्या सुन बात। करके और मेरे हस्बैंड और इन-लॉज़ ने डीएसपी की सिलेक्शन के बाद एक बहुत शानदार सरप्राइज़ पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी थी। अच्छा। उस पार्टी से मैं कन्फर्म हो गई थी कि अब आगे की राह आसान है। ओके। सब लोग साथ में हैं तो सब ठीक हो जाएगा। ओके। तो अब ये बताओ कि जब डीएसपी का पद तुमको मिला, ये भी तुमको देवास में मिला, यस सर। तुम्हारे डीएनए में ही देवास लिखा होगा कहीं ना कहीं, यस है सर। ना? तो क्या अनुभव रहे इस नए जॉब के? सर मैंने 2019 अगस्त को मैंने जॉइन कर लिया था। तो 6 से 7 महीने मैं फील्ड पे रही हूँ और हम्म, जनवरी 2020 से मैं अकेडमी में ट्रेनिंग कर रही हूँ। हम्म, तो 6 से 7 महीने जब मैं फील्ड पे रही तो मेरा देखने और सोचने का तरीका बिल्कुल बदल गया। पहले हम्म, मैं पुलिस को बाहर से देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि सभी पुलिस वाले बेकार होते हैं, कामचोर होते हैं, ये काम करने की इच्छा नहीं रखते, लोगों हम्म, से सही ट्रीटमेंट नहीं देते या काम से जी चुराते हैं, इनके पास सारे अधिकार होते हैं, इसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। और कई बार जब पुलिस की हम गलतियाँ देखते थे तो न्यूज़ और मीडिया पे तो ऐसा लगता था कि ये जानबूझ के ऐसा करते हैं। हम्म, लेकिन जैसे ही मैं इस पुलिस परिवार में एंटर किया मैंने, तो मैंने जाना कि पुलिस बिल्कुल अलग है जैसी बाहर से दिखती है। ये अंदर हम्म, से इसकी पूरी दुनिया ही अलग है। यहाँ के हम्म, अधिकारी, कर्मचारी चाहे हमारे निचले कर्मचारी हों, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या फिर हम्म, हमारे उच्च अधिकारी हों, आईपीएस, पीएसपीस, ये लोग हम्म, सभी अपने हर काम को 100% देते हैं। हम्म, अगर मैं चूँकि अब 3 डिपार्टमेंट में काम करके आई थी और अब ये मेरा हम्म, चौथा डिपार्टमेंट था, तो मैं ज़्यादा अच्छे से कंपेयर कर पा रही थी अन्य प्रशासन के विभाग और पुलिस में। हम्म, हम्म, मैं देख रही थी कि मैंने जो 3 जॉब्स की, वो सभी जॉब्स मेरे कम्फर्ट ज़ोन के अंदर थी। सभी में हम्म, टाइम फिक्स था, मैक्सिमम 10 हम्म, से लेकर 6 या 10 से लेकर 8 उसमें हम्म, हमारा ऑफ़िस आवर्स खत्म हो जाया करते थे। हम्म, उसके बाद कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन हम्म, जब पुलिस में मैंने आके देखा तो यहाँ जाना कि यहाँ तो कोई ऑफ़िस आवर्स होते ही नहीं हैं। यहाँ हम्म, कोई हॉलिडेज़ होते ही नहीं हैं। आप अधिकारी का नहीं, किसी भी कर्मचारी का कोई ऑफ़िस आवर्स नहीं। सिर्फ़ हम्म, कागज़ पे आपके टाइमिंग है, लेकिन यदि कोई आपके आस-पास इंसिडेंट्स हो जाते हैं, मान लीजिए कि अभी हम बैठे हैं और कोई इंसिडेंस हो जाए तो सबसे पहले हम पुलिस को कॉल करेंगे। तो हम्म, पुलिस के पास ना कोई समय का रिस्ट्रेंट है, ना कोई एक्सक्यूज़ है, उसे 24 आवर्स अवेलेबल होना पड़ता है लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और कंपेयर करा तो ये जाना कि कोई भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी दूसरे कर्मचारियों से सबसे ज़्यादा काम करता है। मुझे पता है। मैं तुमको एक बात बताऊं, मैं मुंबई पुलिस को ट्रेनिंग भी दे चुका हूँ। जैसे और मुझे पता है, ना तो कोई दिवाली होती है, ना कोई दशहरा होता है। लगातार वो लोग काम करते रहते हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है, इतने बड़े शहर के लिए उनकी संख्या कम है, लेकिन वो लोग काम करते हैं। सर्व करने के लिए बहुत सारे लोग हैं और हमारी हम्म, संख्या कम है तो हमें हमारे ज़्यादा एफर्ट्स और टाइम देने पड़ते हैं। हम्म, सर मैंने अंदर से जब पुलिस को जाना तो यहाँ देखा कि लोग बहुत मजबूत हैं और अपने हाँ। आप का फिजिकल और मेंटल बैलेंस बनाते हुए किस तरह से अपनी जॉब और अपने परिवार को बैलेंस कर रहे हैं, ये तुम, इंस्पायरिंग है और अमेजिंग है। क्या बात है, तुम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छी स्पोक्स पर्सन हो सकती हो। तो मैं सचमुच कहता हूँ। पर एक चीज बताओ, तो तुमने फिटनेस की बात की और तैयारी की बात की, तो एकेडमी में जब आप हो तुम करीब 1 साल से, तो यहाँ किस तरह का माहौल होता है, क्या करना पड़ता है? सर मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बढ़िया किसी अकेडमी के उस नामों में एक मध्य प्रदेश पुलिस अकेडमी है जो यहाँ भौरी भोपाल में स्थित है। सर हम्म, भौरी थोड़ा सा रूरल एरिया है इसलिए जो अभी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हुई थी यहाँ आम हम्म, है, हम इसे हम्म, जूझते रहते हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ, भौरी यहाँ स्थित है। सर यहाँ पे अधिकारी जो हमारे सबसे बड़े अधिकारी होते हैं पुलिस विभाग के डीएसपी उनकी ट्रेनिंग होती है। हम्म, सर यहाँ मैं एक्चुअल अपनी कंफर्ट ज़ोन से बाहर आई हूँ। जिन हम्म, चीज़ों को मैं जानती नहीं थी, जिनके बारे में कभी सोचा नहीं था, वो चीज़ें हम्म, हम सुबह 4 साढ़े 4 बजे से उठकर शाम के साढ़े 6 बजे तक लगातार करते रहते हैं। हर दिन हम्म, हमारे लिए नया टास्क होता है। चाहे वो इंडोर क्लासेस हों, आउटडोर क्लासेस हों। यहाँ हम्म, 18 किलोमीटर की रनिंग, 12 किलोमीटर की वॉक, रनिंग
18 किलोमीटर साइकिलिंग, चाहे भारी भारी वेपन्स हमको हैंडल करना हो, दिन में 5 मिनट में हमारे जो ड्रेस चेंज करना, रोल अच्छा। कॉल्स, कभी भी हमारे इंस्टेंट चेक चेक रोल कॉल्स होते हैं, तो 5 मिनट्स में ड्रेस चेंज करना। तो हमें जो अकेडमी मिली है बहुत ही अमेजिंग, यहाँ के लोग और यहाँ का इन्वायरमेंट है, और यहाँ आके मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। फिजिकल और मेंटल फिटनेस एक साथ कंफर्ट जोन के बाहर कैसे मेंटेन करना है, ये अकेडमी में आके सीखा है। तो 12 किलोमीटर साइकिल तुम चलाती हो? 18 किलोमीटर साइकिलिंग सर, 18 12 किलोमीटर। किलोमीटर्स रनिंग, वॉकिंग सर। लड़कियां 20-25 पुशअप्स लगा लेती हैं, और सर बीम और ऑब्स्टिकल्स चाहे क्यों ना हो, हम वो चीजें कर पा रहे हैं जो हमने कभी लाइफ में सोची भी नहीं। सोचिए, तो एक तरह से कंफर्ट जोन से बाहर जाने का तुमको अब मौका मिल रहा है, एंड जब हम कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं तभी ग्रोथ होती है। तो दिस इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एज ए पर्सन। दिस इज द नेचर ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट कि हमेशा आपको आपके कंफर्ट जोन के बाहर ही काम करना है और बेहतर से बेहतर परफॉर्म करना है, और वही हम ट्रेनिंग में सीख रहे हैं। क्या बात है। और आकांक्षा, आज तुमसे बात करते करते बहुत अच्छा लगा है, और हालांकि हम दोनों के बीच में बहुत बड़ा फासला है, हम दोनों के मैं एक अलग दौर से गेसू से निकला हूँ, तुम एक अलग दौर से निकला, पर आज हम दोनों जब बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अपने से ही बात कर रहा हूँ। और ऐसा ही महसूस हो रहा है और मुझे लग रहा है कि संवाद की यही ताकत है और यही इसकी खूबी है कि मैं जब पहले बैच के हमारे एलुमनाई से बात करता हूँ तब भी एक अपनापन लगता है, और तुमसे बात कर रहा हूँ तब भी एक अपनापन लगता है। सर मैंने बहुत फोरम्स पे बात की, लेकिन इस फोरम पे कुछ अलग सा ही अपनापन महसूस हो रहा है सर। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार के बीच बैठ के बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुनकर, और आगे भी तुम जुड़ी रहो। मैं ये चाहता हूँ कि तुमने इतने एग्जाम्स पास किए, वो जो पीएससी का तुम्हारा जो है ना एक जज्बा, पीएससी क्रैक करने का जज्बा, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो करंट स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, उनको क्या आप मेंटोर करना चाहेंगे? सर करंट स्टूडेंट्स जो भी पढ़ रहे हैं सर, मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि आपकी फील्ड चाहे कुछ भी हो, टेक्निकल आपने चूज़ किया हो या नॉन टेक्निकल, आप जो भी कर रहे हैं उसको आप इंजॉय करके कीजिए। आप जो लोग अभी तैयारी के फेज में हैं, आपको ऐसा लगता है कि बहुत बुरा समय है और मुझे दिन भर पढ़ना पड़ता है, मैं कहीं जा नहीं पाता है या आ नहीं पाती, तो आपको अभी ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल फेज है, लेकिन एक्चुअली जब मैं मुड़ के देखती हूँ तो वो फेज बहुत ही अच्छा था और यादगार था। जब हमारे पास कोई लोड नहीं होता है, हमारे पास सिर्फ किताबें होती हैं, ऑब्जेक्टिव होता है, और ये बहुत ही अच्छा समय है, इसे एंजॉय करके कीजिए। अगर आप इसे लोड समझ के करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। तो आप चाहे कोई भी फील्ड चूज़ करें, अगर आप उसमें अपना मन देते हैं और आप अपने मन से उसकी तैयारी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस अपने आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, रिजल्ट अपने आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे, बशर्ते आप अपने काम को एंजॉय कीजिए। मैं यहाँ पर एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ आकांक्षा कि हमारे कॉलेज के गेसू के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरफ जाने की भी कोशिश करें। जैसे वो गेट का एग्ज़ाम देते हैं, वो पीएससी का, आईएएस का एग्ज़ाम भी दें और उसकी तैयारी करें। तो जब तुम्हारा इतना अनुभव है इन सब तैयारियों को लेके, तो कॉलेज के स्टूडेंट्स को तुम मेंटोर करना चाहोगी क्या? 1 to 1 अगर उनको कोई सवाल है तो वो तुमसे पूछ सकते हो। बिल्कुल सर, ऐसा मुझे खुशी होगी कि अगर मेरे जूनियर्स के लिए मेरा एक्सपीरियंस कुछ काम आ पाए तो बहुत खुशी होगी। मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि भास्कर लक्षकार के बारे में आप जानती होंगी? बिल्कुल सर, सर के बारे में कौन नहीं जानता सर। उनके बारे में सुना है तुमने? यस सर। वो भी आज तुम्हारा सेशन अटेंड कर रहे हैं, और ये बड़ी खुशी की बात है। और अगर भास्कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो भास्कर, मैं चाहूँगा कि आप कुछ 2 मिनट के लिए हमारे साथ आए हो। हाय भास्कर। हाय सर, हाय आकांक्षा। और मैं एक्चुअली सर बहुत ही ऑड सी स्थिति, मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा था तो मैं कार रोक करके फिर मैंने कहा बीच में सिग्नल भी डाउन हो जाएगा, सो आई थॉट कि एक बार आराम से बैठ के बात कर लेंगे। पर आकांक्षा को आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं आकांक्षा को कांग्रेचुलेट कर रहा हूँ सर, और
एक्चुअली वैसे भी हमारे यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ज्यादा लोग नहीं निकले अनफॉर्चुनेटली, तो ये बहुत ही अच्छा है। और मैं अभी 8 बजे से तो मैं सुन ही रहा हूँ, 7:30 से तो मैं नहीं सुन पाया था, बट आई एम लिसनिंग दिस इंटरेक्शन। तो बहुत ही आई विल जस्ट एंडोर्स योर वर्ड्स कि शी कैन बी अ वेरी गुड स्पोक्स पर्सन, बिकॉज द वे शी इज कम्युनिकेटिंग दैट इज फैबुलस। और बहुत ही अच्छा है। और जहाँ तक अपना ये जो मेंटोरशिप वाला जो पॉइंट है, दैट इज ऑल्सो कि मुझे लगता है बहुत ही एक अच्छी चीज होगी। एटलीस्ट मतलब ज्ञान तो खैर कोई किसी को दुनिया में नहीं दे सकता, लेकिन हाँ थोड़ा रास्ते का इशारा जरूर बच्चों, मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी तसल्ली मिलेगी, उनको दिलासा मिलेगा कि जिन लोगों ने ये कर लिया है, हाँ, उनसे मुझे राय मिल रही है, सुनी सुनाई बात नहीं मिल रही है। और दूसरा सर ये है कि ये कॉन्फिडेंस एक आता है कि मतलब एक्चुअली क्या है, इन एग्जाम्स के बारे में इतना बड़ा भ्रम है कि पता नहीं दुनिया के सबसे टफ एग्जाम है और पता नहीं कैसे 4 सींग वाले लोग सिलेक्ट होते होंगे, पता नहीं कैसे। ये कम से कम उनको समझ में आएगा कि इट इज जस्ट एन एग्जाम, और अगर आपका थोड़ा ठीक है, थोड़ी पढ़ाई ठीक है, थोड़ी किस्मत ठीक है, तो सिलेक्शन हो जाता है। इट इज नॉट लाइक कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल आर गेटिंग सिलेक्टेड, ऑर्डिनरी पीपल गेट सिलेक्टेड। और सिर्फ ये है कि यहाँ थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी किस्मत उसके साथ में हो जाता है, तो दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कैन बी इनकलकेटेड इन द पीपल। तो मैं आपसे दोनों से यही कहना चाहता हूँ कि मैं आप दो लोगों को जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि और भी हमारे लोग हैं जो प्रशासनिक सेवाओं में हैं, पर क्या आप लोग ये जिम्मा उठा सकते हैं और ये इनिशिएशन लेना चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स को एक मेंटोरशिप दी जाए? क्या मैं बिल्कुल सर, उसमें जैसा आकांक्षा ने भी बताया, तो मैं आकांक्षा के शब्दों को ही सपोर्ट करते हुए कहूँगा कि दैट कैन बी डन। जैसे कि अभी लास्ट टाइम एक बार मैंने शायद आपसे फोन पर ही बताया था, अखिल इज ऑल्सो देयर, अखिल पटेल। अखिल इज 2006 बैच पास आउट एंड ही इज IPS of 2015 बैच MP cadre only। ओके। तो अब क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं, तो बट अखिल से भी मेरी बात हुई थी, तो ही इज ऑल्सो इंटरेस्टेड। सो इस प्रकार के 2-4 लोग, 5 लोग जिन्होंने इन एग्जाम्स को क्लियर किया है, उन लोगों का एक ग्रुप बना करके एंड देन मेंटरशिप कैन बी डन। बट उसमें चीज एक ही है कि द पीपल हु आर लुकिंग फॉर मेंटरशिप, दे शुड अंडरस्टैंड कि मेंटरशिप इज नॉट अबाउट कि कौन सी किताब पढ़नी है और कौन सा क्वेश्चन आएगा। इट इज मोर अबाउट the way of the study and other things. Approach and attitude. Yeah. Yes, so yeah. I think that will be great, Bhaskar. Thank you so much. आपने रास्ते में रुककर हमसे बात की और यही तो असली बात है, हम एक परिवार के लोग हैं। एंड थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ योर जर्नी, आप जर्नी में आगे बढ़े। तो मैं सर फिर दोबारा बात करता हूँ, और आकांक्षा विल बी इन टच, तो अच्छा रहेगा। तो आप दोनों भोपाल में ही हैं? मैं भी आपसे बात करके सीखना चाहूंगी सर। अच्छा, आई थॉट यू आर इन देवास। नो, यू आर नॉट इन देवास सर। हम एकेडमी में ही भोपाल सर, एकेडमी मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी भौरी से, भौरी में है। अच्छा, ठीक है। तो मोस्ट वेलकम, वी कैन मीट एनी टाइम। श्योर। ओके, ग्रेट। ओह सॉरी, वो अचानक उनका कनेक्शन कट गया। तो आकांक्षा, ये हम मेंटरशिप शुरू करेंगे, ये एक पुलिस ऑफिसर का वादा है, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है? और अब मुझे बताओ कि इस पूरी जर्नी में आपके परिवार का साथ तो आपके साथ रहा ही होगा। बिल्कुल सर, मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ था। तो मेरे पेरेंट्स, मेरे पिताजी और माँ हमेशा मुझे अच्छे से अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते रहे, और सर उन्हीं की गाइडेंस थी कि बचपन से ही वो हमें बता रहे थे कि क्या करना सही है, क्या गलत है। सबसे पहले जो टाइम मैनेजमेंट वो बचपन से ही सिखा रहे थे, तो वो अभी भी काम आता है। तो आज वो हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं क्या? सर शायद नहीं जुड़ पाए हैं। मैं उनको जानता नहीं हूँ। ये आपके पेरेंट्स हैं? जब से आकांक्षा ने परिवार में अवतरित होकर बेटी के रूप में आई, जब से ये आपके पिताजी का आपके बारे में बढ़ गई।
संदेश है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ी सर मेरे होती हस्बैंड जुड़े हैं। गई, स्कूल में एडमिशन से पहले भी स्कूल जाने के लिए हमेशा बेसब्र रही। स्कूल में भी वो अपनी मुस्कुराहट और पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने के कारण शिक्षकों की भी चहेती बनी रही। बड़ी बहन होने के नाते सर मेरे हस्बैंड वो जुड़े अपने हैं। छोटे भाई आदित्य ओके, Direct- आपके हस्बैंड जुड़े पर आप अपने पिताजी का देख पा रही हैं संदेश? आप अपने पिताजी का संदेश देख पा रही हैं? सर नहीं देख पा रही हूँ। आप नहीं देख पा रही हैं कि बाकी लोग सब देख पा रहे हैं क्या भाई? दोस्तों चैट बॉक्स में मुझे बताइए, आप ये संदेश देख पा रहे हैं? यस, आप नहीं देख पा रही हो आकांक्षा, हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप सर मुझे आप कैसे पढ़ के सुना पाएंगे सर मुझे? नहीं, उनका संदेश, उनका वीडियो संदेश, ये मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा, आप रिकॉर्डिंग में फिर देखिएगा। मैं बाकी सब, ये वो बता रहे हैं कि किस तरह से जब शुरू में स्कूल का एडमिशन हुआ तब भी तुम स्कूल जाने के लिए बहुत लालायित थी, और किस तरह से तुम पढ़ाई में हमेशा अच्छी रही हो, किस तरह से अपने भाई को भी पढ़ाती रहती हो, वगैरह वगैरह। मैं अपने दोस्तों को उनका संदेश बता देता हूँ, तब तक आप मुस्कुराती रहिए। हमेशा पढ़ाती रही। अपनी लगन के कारण हमेशा हम लोग उसकी ओर से निश्चिंत रहे और उसकी मेहनत रंग लाई, और आज जिस ऊंचाई पर वो है उसमें उसकी मेहनत ओके, एक मिनट, मेरे ख्याल से लोग उसकी नहीं लगन देख पा रहे हैं, तो मैं दी है, इसको जो उसको सफलता प्राप्त हुई है। हम ईश्वर से मेरे ख्याल से लोग अभी नहीं देख पा रहे हैं आपकी तरह, लेकिन उनका एक संदेश मुझे मिला था जो मैं यहाँ पर सबको सुनाना चाहता था। और उनका संदेश ये था कि तुम शुरू से बहुत अनुशासित रही हो, पढ़ने के प्रति तुम्हारा बहुत रुझान रहा है, अपने भाई को भी तुम हमेशा पढ़ाती रहती हो। आपके पति यहाँ जुड़े हुए हैं, साथ में उन्होंने भी एक संदेश भेजा था। ये संदेश मैं गेसू के व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर चलाऊंगा, पोस्ट करूंगा, ताकि आप देख सकें उन्होंने आपके बारे में क्या कहा। और आपके पति भी आप पर बहुत गर्व करते हैं। उनका कहना है कि तुम एक सिर्फ अच्छी पुलिस ऑफिसर नहीं, अच्छी पत्नी, बहू, बहन, सब कुछ हो। तो कुछ और तुम कहना चाहोगी गेसू परिवार से? सर गेसू परिवार से मुझे बहुत सर प्यार और सम्मान मुझे मिल रहा है, और इतना रिकॉग्निशन मुझे मिलने के लिए थैंक यू सो मच सर। आपका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि सर ऐसा फोरम मुझे आपने प्रोवाइड किया कि मैं इतने लोगों से एक ही जगह पे इंटरेक्ट कर पा रही हूँ और अपनी बात बता पा रही हूँ। और ख़ास बात सर उनके लिए जो तैयारी कर रहे हैं और समझते हैं कि कठिन है, बहुत राह बहुत मुश्किल है सर, उनके लिए बहुत खास हमारा इंटरेक्शन होगा। और हम देख पाएंगे कि हमारे गेसू परिवार से और भी बड़े अधिकारी हमें फील्ड पर जल्दी ही मिलेंगे। ओके ओके, तो मैं ये कहना चाहूँगा हमारे सब दोस्तों से जो सुन रहे हैं, खास तौर से जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब दोस्तों से, गेसू के दोस्तों से जो इंजीनियरिंग करने के बाद जिनको तुरंत अच्छा जॉब नहीं मिला है, आकांक्षा उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हो सकती है। क्योंकि उन्होंने पहला जॉब किया रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, जो एक इंजीनियर के पद से कहीं छोटा जॉब था, उनकी प्रतिभा के हिसाब से छोटा जॉब था, लेकिन वो तैयारी करती रही। तो कई बार हमारी बहुत सारे जो हमारी नौकरियां हैं, जो पद हैं, वो स्टेपिंग स्टोन बनेंगे। निराश मत होइए, निराश मत होइए, कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आप जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। और आकांक्षा हमारे सामने एक उदाहरण है। तो दोस्तों, कोई आपका मैसेज है आकांक्षा के लिए तो आप चैट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं।
आकांक्षा मैं 1 मिनट तुम्हारा वीडियो बंद कर फिर शुरू करता हूँ। मैं आकांक्षा के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि पुलिस एकेडमी में वो शहर के बाहर है। अब शायद आप उनकी आवाज़ सुन पाएंगे, उनको देख पाएंगे। और तो आकांक्षा, एक बात बताओ कि अब तुम, अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम हॉल में अंदर नहीं घुस पाए क्योंकि उसको गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर नहीं है, तो तुम उसकी हेल्प कर सकती? बिल्कुल सर। सर पहले सिलेक्शन से मैं गजेटेड ऑफिसर बन गई थी लकी। क्या बात, क्या बात। और सर बहुत अच्छा है कि व्यापक में वो गजेटेड ऑफिसर वाला रूल हट गया है। अब कोई भी बच्चा गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर के अभाव में ऐसा नहीं होगा जो मेरे साथ हुआ। बाकी सर, अब जॉब में आने के बाद मैंने बहुत से बच्चों के डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करे हैं, और जब भी अटेस्ट करती हूँ मुझे इंसिडेंट जरूर याद रहता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि पहले वो तुमने जॉब किया जहाँ पे तुम सुपरवाइजर के लिए एग्ज़ाम न दे सकी, लेकिन तुमने बड़ा जॉब ज्वाइन किया। फिर बाद में तुम आज गजेटेड ऑफिसर भी हो। तो कुछ बहुत अच्छे यहाँ पर कमेंट्स हैं, और लोग कह रहे हैं कि आपकी आकांक्षा एक इंस्पिरेशन है, खासकर तौर से यंग लड़कियों के लिए। और मेरा ऐसा मानना है आकांक्षा कि आज का ये जो सेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि बीच में लोग आपको देख ना सके, हो सकता है कि कुछ आपकी आवाज़ ना आई, मगर जो संदेश है वो संदेश पहुंच गया कि फेल्योर्स भी आते हैं, पहले दिन से सफलता नहीं मिलती है, हमको लगातार कोशिश करना है। अगर हम जॉब में चले गए हैं तो ये कोई बहाना नहीं है कि अब हम क्या करें, जॉब में हैं, पूरे टाइम काम करना पड़ता है। वही दोस्तों, पुरानी इंजीनियरिंग वाली ट्रिक अपनानी पड़ेगी, रातों को पढ़ना पड़ेगा, 2-2 बजे तक पढ़ना पड़ेगा, चाय की चुस्कियाँ लेकर। मैं कहना चाहूँगी सर कि इंजीनियरिंग में जो मैंने मेहनत करने का जो एक आर्ट डेवलप किया था, किसी भी कंडीशन में मेहनत करना और थकना नहीं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और इतनी सारी चीज़ें एक साथ हुआ करती थी, इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते थे और सब में अच्छा परफॉर्म करना, तो ये चीज़ जो मैंने इंजीनियरिंग में सीखी थी वो आज भी मुझे काम आती है। बहुत स्ट्रेस में रह के अच्छा परफॉर्मेंस कैसे करना, ये तो मुझे इंजीनियरिंग ने ही सिखाया। ओके, तो गेसु तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल है, और गेसु चाहता है कि तुम गेसु की ज़िंदगी में शामिल रहो, सब दोस्तों को हेल्प करो, कीप इंस्पायरिंग गेसुआइट्स। और हम सब किस रूप में तुम्हारी सहायता कर सकते हैं ये जान के खुशी होगी। अगर हम लोग किसी रूप में तुम्हारी सहायता कर सकते हैं तो हम सब लोग तत्पर रहेंगे। सर मैं चाहती हूँ कि स्पेशल हम इम्पोर्टेंस फीमेल एस्पायरेंट्स को दें सर। ओके, फीमेल्स जो होती हैं सर, कई बार बहुत सारे हमारे सोसाइटी की कंडीशंस होती हैं, या ब्रिंगिंग में प्रॉब्लम, या उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कहाँ पढ़ने जाऊँगी और मैं कौन मुझे सिखाएगा। तो इस कुछ चीज़ों की वजह से हमारी जो फीमेल्स हैं जो बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद भी सर घर में ही रह जाती हैं और समय निकल जाता है। तो मैं चाहूँगी कि अगर गेसु मुझे इस तरह की कोई लड़कियों का ग्रुप जो एस्पायरेंट्स हैं और कुछ विलिंग है करने के लिए, और इस तरह का ग्रुप मुझे दे तो मैं उन्हें मेंटोर कर सकती हूँ और गाइड कर सकती हूँ, जिसकी एग्ज़ाम का गाइडेंस मुझसे चाहें। तो संजय खेमेसरा आपकी बात सुन रहे होंगे, और संजय खेमेसरा गेसु संवाद के को फाउंडर है मेरे साथ, और अभी वो हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन आपका मैसेज उन तक जरूर पहुंचेगा और ये ग्रुप तुरंत बना दिया जाएगा। क्योंकि हम तुरंत काम करते हैं, हम वादा लेते हैं और अगले दिन से काम में जुड़ जाते हैं। तो थैंक यू सो मच आकांक्षा, और आपके माता पिता का जो संदेश है, आपके पति का जो संदेश है, वो गेसु संवाद पर आपको देखने को मिलेगा और हमारे सभी दोस्तों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ देखने के लिए सर, मैं तो सब देखना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है, और आपके पति को भी हम धन्यवाद देते हैं कि वो सदा आपके साथ हैं, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो गेसु परिवार की ओर से उनको एक सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आकांक्षा, इसी के साथ यहाँ पर इस वार्ता को विराम दें। सर
हम बात अमेजिंग एक्सपीरियंस के लिए मैं बेसु परिवार का धन्यवाद देना चाहती हूँ और बार-बार इस फोरम पे इंटरेक्ट करना चाहती हूँ। क्या बात है, हम फिर से बात करेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि हम बात रोक नहीं रहे, हम इसको विराम दे रहे हैं। यहाँ पर हम फिर से आएंगे, फिर से बात करेंगे। तो शब खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। जय हिंद सर, गुड नाइट जय ऑल। जय हिंद। तो मैं अब यहाँ पर इसे रोक रहा हूँ, विराम दे रहा हूँ। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि आप हमारे साथ होते हैं। आपकी वाह वाह, आपका फीडबैक, आपका इनकरेजमेंट हमको ताकत